नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी पर सीएम केजरीवाल का ट्वीट, कहा अभी हमारे कई विधायक होंगे अरेस्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी को लेकर नाम लिए बिना बीजेपी पर सीधा निशाना साधा। दोस्तों, दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक को 2 साल पुराने वक्फ बोर्ड भर्ती में कथित अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोध शाखा ने खान के खिलाफ यह कार्रवाई की। खान की गिरफ्तारी पर सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया। पहले उन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया। कोर्ट के बार बार पूछने पर भी कोई सबूत पेश नहीं कर पा रहे। फिर मनीष के घर रेड की, कुछ नहीं मिला। अब अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया। अभी और भी कई विधायकों को गिरफ्तार करेंगे। लगता है कि उन्हें गुजरात में तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिल रही सफलता से बीजेपी चिड़चिड़ी हो रही है और वह अब आम आदमी पार्टी का ध्यान भटकाने के लिए उसके विधायकों को झूठे आरोपों में गिरफ्तार कर रही है ताकि वे गुजरात में प्रचार नहीं कर पाएं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हैदराबाद में अमित शाह की सुरक्षा में चूक, गृह मंत्री के काफिले के आगे टीआरएस नेता ने लगाई कार, फिर कहा गलती से रुकी थी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक हुई है। शनिवार को हैदराबाद में उनके काफिले के आगे टीआरएस नेता ने अपनी कार लगा दी। हालांकि दोस्तों, गृह मंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने इसे तुरंत हटवा दिया। टीआरएस नेता की पहचान गोसुला श्रीनिवास के रूप में हुई है। घटना के बाद श्रीनिवास ने कहा कि कार काफिले के आगे अचानक रुक गई थी। जब तक मैं कुछ समझ पाता तब तक गृह मंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने उसमें तोड़फोड़ की। मैं पुलिस अधिकारी से मिलूंगा और कार्यवाही के लिए कहूंगा। दोस्तों, 13 दिन के भीतर अमित शाह की सुरक्षा में चूक का यह दूसरा मामला है। इससे पहले 4-5 सितंबर को महाराष्ट्र दौरे पर भी शाह की सुरक्षा में चूक हुई थी। शाह के मुंबई दौरे पर एक संदिग्ध उनके इर्द गिर्द कई घंटों तक घूमता रहा था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की बढ़ गई है मुश्किलें, सीबीआई ने जमानत रद्द करने की मांग की। क्या है मामला? जी हां दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में उनके खिलाफ अर्जी दाखिल की है। सीबीआई ने इस मामले में उन्हें दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की है। इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी यादव को नोटिस भी जारी कर दिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जांच एजेंसी ने साल 2018 में आईआरसीटीसी टेंडर घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत 14 लोगों पर चार्जशीट दाखिल की थी। उस वक्त माना जा रहा था कि इस मामले की वजह से तेजस्वी के राजनीतिक करियर के शुरुआती दौर में ही ग्रहण लग सकता है। जिस वक्त सीबीआई ने यह चार्जशीट दाखिल की थी उस वक्त लालू पहले से ही चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे थे और उनका एम्स में इलाज चल रहा था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, साल 2004 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने रेलवे के 2 होटलों को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया था। उन्होंने इनकी देखभाल करने के लिए टेंडर भी जारी किए थे। इस दौरान पता चला कि टेंडर देने में गड़बड़ियां हुई। जांच में पाया गया है कि लालू ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे के पुरी और रांची स्थित 2 होटलों का आवंटन कोचर बंधु की कंपनी सुजाता होटल को दिया था। इसके वितरण में नियमितताओं को पूरी तरह ताक पर रख दिया गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी ने कूनों में चीते छोड़े, फोटो भी खींचे। चीतों ने नई जगह समते हुए रखे कदम, मोदी बोले इन्हें देखने के लिए धैर्य रखें। जी हां दोस्तों, भारत का 70 साल का इंतजार शनिवार को खत्म हो गया। नामीबिया से आए 8 चीते ने देश की सरजमीं पर पहला कदम रख दिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कूनों के नेशनल पार्क में बॉक्स खोलकर 3 चीतों को क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा। रिकॉर्डेड भाषण में पीएम मोदी ने चीते भेजने के लिए नामीबिया का आभार जताया। पीएम मोदी ने चीता मित्रों से कहा कि कूनों में चीता फिर से दौड़ेगा तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, यहाँ विकास की संभावनाएं जन्म लेंगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पीएम ने लोगों से अपील की कि अभी धैर्य रखें, चीतों को देखने नहीं आए। ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, इस क्षेत्र से अनजान है। कूनों को ये अपना घर बना पाए, इसके लिए इनको सहयोग देना है। दोस्तों, कूनों में प्रधानमंत्री के लिए 10 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म नुमा मंच बनाया गया था। इसी मंच के नीचे पिंजरे में चीते थे। पीएम ने लीवर के जरिए बॉक्स को खोला। चीते बाहर आते ही अनजान जगह
जगह में सहमे हुए दिखे। सहमते कदमों के साथ इधर उधर नजरें घुमाई और चहलकदमी करने लगे। लंबे सफर की थकान चीतों पर साफ दिखाई दे रही थी। दोस्तों, चीतों के बाहर आते ही पीएम मोदी ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। मोदी ने कुछ फोटो भी क्लिक किए। 500 मीटर चलकर मोदी मंच पर पहुंचे थे। इसके साथ राज्यपाल गंगूबाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोनिया के राज में पहली बार होगा CWC चुनाव। 1992 में नरसिम्हा राव ने कराया था इलेक्शन। शरद पवार जीते तो सारे सदस्यों को हटा दिया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC के चुनाव का भी ऐलान कर दिया गया। CWC के चुनाव 75 साल में तीसरी बार और सोनिया गांधी की 24 साल की लीडरशिप में पहली बार होंगे। दोस्तों, कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री का कहना है कि CWC के 23 में से 12 सदस्य चुने जाएंगे। इनमें से 11 को नॉमिनेट किया जाएगा। अगर CWC की चुनी जाने वाली सीटों पर 12 से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं तो चुनाव कराए जाएंगे। दोस्तों, कांग्रेस के मौजूदा हालात पर पार्टी की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले पार्टी नेताओं का ग्रुप 23 भी CWC की 12 सीटों पर चुनाव कराने की मांग करता रहा है। दोस्तों, माना जा रहा है कि पूर्व कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद की बगावत और कपिल सिब्बल और अश्विनी कुमार जैसे नेताओं के दबाव के बाद कांग्रेस CWC का चुनाव कराने पर मजबूर हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंदौर में ड्रोन से होगी होम डिलीवरी। स्टार्टअप ने किया सफल ट्रायल रन। 15 किलोमीटर दूर पहुंचाई 5 किलो दवाई। जी हां दोस्तों, इंदौर में विदेश की तर्ज पर ड्रोन से होम डिलीवरी की जाएगी। एक स्टार्टअप ने इसका सफल ट्रायल रन पूरा कर लिया है। दरअसल दोस्तों, ड्रोन से बिचौली मर्दाना से 15 किलोमीटर खेमाना गांव दवाई की डिलीवरी की गई। इस सर्विस को शहर में लाने वाले स्काईलैंड ड्रोन टेक स्टार्टअप के फाउंडर प्रयास सक्सेना है। दोस्तों, प्रयास सक्सेना ने कहा कि हम 3 दोस्तों ने मिलकर किसानों की समस्या सुलझाने के लिए 10 माह पहले ड्रोन सर्विस का स्काईलैंड नाम से स्टार्टअप किया था। हमारा स्टार्टअप सेंट्रल इंडिया में इजराइल की ड्रोन तकनीक के आधार पर खेती में किसानों की मदद कर रहा है। अब हमने ड्रोन से ही जरूरी चीजों की डिलीवरी का ट्रायल भी शुरू कर दिया है। ट्रायल के दौरान ड्रोन से लगभग 5 किलो दवाइयों की होम डिलीवरी दी गई। ट्रायल के समय ड्रोन ने वर्टिकल उड़ने के बाद डिलीवरी पॉइंट तक जाने के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हॉरिजॉन्टल उड़ान भरी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिजाब न पहनने पर इतना टॉर्चर किया कि चली गई जान। ईरान पुलिस ने गिरफ्तार किया था। परिवार ने प्रताड़ना करने का आरोप लगाया। जी हां दोस्तों, ईरान में एक युवती की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। पुलिस ने उसे हिजाब नहीं पहनने के लिए गिरफ्तार किया था। दोस्तों, ईरान की कट्टरपंथी सरकार ने महिलाओं के लिए हिजाब पहनना मैंडेटरी कर दिया है। यहां जो महिलाएं इस आदेश का पालन नहीं कर रही है उन्हें गिरफ्तारी के बाद टॉर्चर किया जा रहा है। दोस्तों, ताजा मामला 13 सितंबर का है। 22 साल की महसा अमीन अपने परिवार से मिलने तेहरान आई थी। उसने हिजाब नहीं पहना था। पुलिस ने तुरंत महसा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के 3 दिन बाद यानी कि 16 सितंबर को उसकी मौत हो गई। इसके बाद मामला सुर्खियों में आया है। दोस्तों, ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमीनी गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद ही कोमा में चली गई थी। उसे अस्पताल ले जाया गया। परिवार का कहना है कि महसा को कोई बीमारी नहीं थी, उसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक थी। हालांकि उसकी मौत सस्पिशियस यानी कि संदिग्ध बताई जा रही है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि महसा के पुलिस स्टेशन पहुंचने और अस्पताल जाने के बीच क्या हुआ यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ईरान में हो रहे ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर नजर रखने वाले चैनल ने कहा कि अमीनी की मौत सिर पर चोट लगने की वजह से हुई है। इसके बाद दोस्तों सोशल मीडिया में नो टू हिजाब कैंपेन चलाया गया और तमाम युवतियों ने ईरान में बिना हिजाब के फोटोएं पोस्ट की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारतीय पत्रकार से भिड़ने पर पीसीबी चीफ रमीज राजा ने दी सफाई। कहा जानबूझकर मुझे उकसाया। जी हां दोस्तों, एशिया कप के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन के अंतर से हराया था। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ रमीज राजा और एक भारतीय पत्रकार की बातचीत का वीडियो वायरल हो गया। दरअसल दोस्तों रमीज राजा भारतीय पत्रकार के सवाल पर भड़क गए थे। अब उन्होंने इस पूरे मामले पर सफाई दी है। दोस्तों रमीज राजा ने एक यूट्यूब शो पर कहा कि मैं आपको बताता हूं, उनके जो प्रश्न थे, जो लाइन थे, वे बिल्कुल ठीक नहीं था। मेरे यह पूछने का पॉइंट यह था कि वो कह रहे हैं कि पूरी जनता बड़ी नाराज है। तो मैंने कहा कि आपको कैसे पता है कि पूरी पाकिस्तानी लोग इस टीम से नाराज है, क्योंकि आप 2000 मील दूर बैठे हो ना। ये भड़काने वाली बातें होती है। पॉइंट यह है कि अगर आपका दिल साफ है और एक क्रिकेट मैच हो रहा है तो यह चीज सामने नहीं आनी चाहिए, लेकिन जाने दीजिए, यह एक हादसा था, वो हो गया। दरअसल दोस्तों एशिया कप 2022 के फाइनल के बाद जब भारतीय पत्रकार ने रमीज राजा से पूछा कि क्या पाकिस्तान की आवाम हार से दुखी है, आप उन्हें क्या संदेश देंगे, इस सवाल पर ही रमीज राजा भड़क गए। उन्होंने भारतीय पत्रकार से कहा कि आप इंडिया से होंगे, आप तो बड़े खुश होंगे। इतना ही नहीं, रमीज राजा कुछ कदम आगे बढ़े और यह सवाल पूछने वाले पत्रकार का मोबाइल फोन भी छीनते दिखे। ट्विटर
पर यह वीडियो वायरल हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खतरे की घंटी। 11 साल के 91% बच्चों के पास अपना खुद का स्मार्टफोन। 19 साल का होने पर इनमें से 65% डिप्रेशन के हो जाते हैं शिकार। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में स्मार्टफोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है, खास तौर से 9 साल से 19 साल तक के बच्चों के बीच। ब्रिटेन के ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि ब्रिटेन के 91% बच्चों के पास 11 साल की उम्र तक अपना स्मार्टफोन होता है। रिपोर्ट के अनुसार ये बच्चे जब 19 साल के होते हैं तो उनमें से 65% डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अमेरिका में 9 साल से लेकर 11 साल तक के 37% बच्चों के पास खुद का स्मार्टफोन है। दोस्तों यूरोप के 19 देशों में 13 साल तक के 80% बच्चे रोज इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। 19 साल की उम्र तक 90% किशोरों के पास अपना खुद का स्मार्टफोन होता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर AP ऑर्बन का कहना है कि 8 साल तक के बच्चे भी सोशल मीडिया अकाउंट बना लेते हैं। इनके ऑनलाइन अब्यूज होने की आशंका ज्यादा रहती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीतों के शोर के पीछे दबा काला सच। आसपास के गांवों में घनघोर कुपोषण और मुफलिसी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया। इससे पहले 8 चीतों को नामीबिया से एयरपोर्ट के विशेष विमान से भारत लाया गया था। सरकार एक और जहां दावा कर रही कि यह कदम इस इलाके के लिए वरदान साबित होगा, वहीं दूसरी तरफ उस इलाके की हकीकत कुछ और ही बयां करती है। दोस्तों सरकार का कहना है कि चीतों के यहां आने से क्षेत्र में पर्यटन बढ़ेगा, लेकिन चीतों के शोर के पीछे एक काला सच दबता हुआ दिख रहा है। जिस जंगल और अभ्यारण्य में नामीबिया से लाए गए ये चीते रहेंगे, उसके आसपास के गांवों में घनघोर कुपोषण और गरीबी है। लोगों के पास रोजगार की कमी है। श्योपुर जिले को भारत का इथोपिया भी कहा जाता है। एनडीटीवी की टीम शिवपुरी और श्योपुर के बीच स्थित ऐसे ही एक गांव काकरा पहुंची। वहां जो तस्वीर एनडीटीवी की टीम को देखने को मिली वो कभी भी मीडिया में सामने नहीं आई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अडानी ने पूरा किया अबूजा और एसईसी का अधिग्रहण। बड़े बेटे करण को सौंपी सीमेंट कारोबार की कमान। 6.5 अरब डॉलर में किया टेक ओवर। जी हां दोस्तों, एशिया के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी ने सीमेंट कंपनी अंबुजा और एसईसी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। गौतम अडानी के बेटे करण अडानी सीमेंट कारोबार की कमान संभालेंगे। दोस्तों अडानी ग्रुप ने शुक्रवार को अंबुजा और एसईसी सीमेंट का 6.5 अरब डॉलर यानी कि 51.79 हजार करोड़ में यह टेक ओवर किया है। दोस्तों इस टेक ओवर के साथ ही अडानी ग्रुप देश का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट मैन्युफैक्चरर बन गया है। सीमेंट प्रोडक्शन के मामले में आदित्य बिरला ग्रुप का अल्ट्राटेक सीमेंट पहले नंबर पर है। सूत्रों के मुताबिक गौतम अडानी अंबुजा सीमेंट के चेयरमैन बने हैं। वहीं 35 साल के करण अडानी को इसका नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। दोस्तों इसके अलावा करण को एसईसी का चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी नियुक्त किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जापानी स्टार्टअप ने डेट्रॉइट में उड़ाई बाइक। एक्स टूरिज्मो हॉवर बाइक की टॉप स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा, कीमत 6.19 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, सपनों की बाइक कही जाने वाली उड़ने वाली बाइक अब रियलिटी बनती जा रही है। दरअसल दोस्तों अमेरिका के डेट्रॉइट ऑटो शो में फ्लाइंग बाइक एक्स टूरिज्मो नजर आई। यह हॉवर बाइक को जापान की स्टार्टअप कंपनी एयर विंस टेक्नोलॉजी ने बनाया है। दोस्तों करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की टॉप स्पीड वाली बाइक पेट्रोल पर चलती है। 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लिमिट वाली इस बाइक का भी बड़े लेवल पर प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है। दोस्तों इस बाइक को एक बार में करीब 30 से 40 मिनट तक हवा में उड़ाया जा सकता है। यह बाइक रेड, ब्लू और ब्लैक कलर में अवेलेबल है। 300 किलो की बाइक उड़ाने के दौरान 100 किलोग्राम का वजन सह लेती है। दोस्तों कंपनी के सीईओ ने बताया है कि बाइक जापान में बिकने लगी है। हॉवर बाइक का छोटा वर्जन अमेरिका में 2023 से बिकना शुरू हो जाएगा। बाइक की सक्सेसफुल बिक्री के बाद छोटा और सस्ता वर्जन करीब 2025 में इंडिया, चीन समेत दुनिया के बाकी देशों में भी बेचना शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों अक्टूबर 2021 में कंपनी ने जापान में एक एग्जीबिशन के दौरान बाइक का मॉडल डिजिटली रिवील किया था। कुछ महीने बाद ही बाइक का डेमो भी जनता के सामने दिखाया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चाइनीज लोन ऐप केस में ईडी का शिकंजा। पेटीएम, रेजर पे, कैश फ्री और इस बज के 46.67 करोड़ रुपए कर लिए गए जब्त। जी हां दोस्तों, ईडी ने इंस्टेंट चाइनीज लोन ऐप केस में पेटीएम, रेजर पे, कैश फ्री और इस बज के जरिए बनाए गए मर्चेंट अकाउंट में रखे गए 46.67 करोड़ रुपए को फ्रीज कर दिया है। वहीं पेटीएम ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है और इन खबरों को गलत बताया। दोस्तों सूत्रों के मुताबिक इस बज प्राइवेट लिमिटेड पुणे के पास से 33
8.36 करोड़ रुपए और रिजर्व पे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर के अकाउंट से 8.21 करोड़ रुपए जब्त किए गए। इसके अलावा कैश फ्री पेमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर के पास से 1.28 करोड़ और पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड नई दिल्ली के अकाउंट से 1.11 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ईडी ने 14 सितंबर को दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद, लखनऊ और गया समेत मामले से जुड़े कई परिसरों पर छापेमारी की थी। इसमें जांच के संबंध में दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर और बेंगलुरु में बैंकों और भुगतान गेटवे के 16 ठिकानों को भी कवर किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुनील नरेन ने रोहित शर्मा की जमकर की तारीफ, कोहली के साथ तुलना पर दिया जवाब भी। जी हां दोस्तों, वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी सुनील नरेन ने अपने करियर के दौरान कई बार दमदार प्रदर्शन किया है। उनका T20 फॉर्मेट में काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। हाल ही में दोस्तों नरेन ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की तारीफ की। उनका कहना है कि रोहित कभी भी आउट ऑफ फॉर्म नहीं दिखते हैं। नरेन ने विराट कोहली और रोहित की तुलना पर सवाल का जवाब दिया। सुनील नरेन ने रोहित की तारीफ की। इंडिया टुडे की एक खबर के मुताबिक उन्होंने कहा कि रोहित क्वालिटी प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उनके अंदर क्षमता है और वे जब खेलना शुरू कर देते हैं देखने के लिए, लिहाजा ये बेस्ट बल्लेबाज बन जाते हैं। वे हमेशा फॉर्म में रहते हैं। उनका IPL रिकॉर्ड अच्छा है और वे भारत के लिए भी अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली की तुलना पर कहा कि लोग ये सब बातें करना पसंद करते हैं। जब वे अच्छा कर रहे होते हैं तो ये हमेशा तुलना होती है कि बेस्ट कौन है। हर खिलाड़ी अपने आप में अच्छा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारतीय महिला हॉकी का दुर्भाग्य, IOA के अध्यक्ष ही खिलाड़ियों को नहीं जानते। जी हां दोस्तों, भारत में क्रिकेट को भले ही धर्म के रूप में माना जाता हो, लेकिन देश के राष्ट्रीय खेल हॉकी ने भी दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ी है। भारत की पुरुष टीम ने दुनिया में सबसे ज्यादा 8 ओलंपिक मेडल जीते, मगर इसी देश में एक ऐसी भी घटना थी जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। दोस्तों बात 1 नवंबर 2019 की है। तब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष रहे नरिंदर बत्रा भारतीय महिला टीम की कप्तान रानी रामपाल को छोड़कर बाकी खिलाड़ियों को पहचान ही नहीं पाए थे। इस बात का खुलासा टीम के पूर्व कोच सांड मारिन ने अपनी किताब विल पावर में किया। नरिंदर बत्रा इंडियन ओलंपिक कमेटी IOC के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। इतने बड़े पदों पर रहने वाले शख्स का हॉकी खिलाड़ियों को नहीं पहचान पाना अजीब लगता है। दोस्तों मारिन ने अपनी किताब के जरिए कहा कि यह काफी शर्म की बात रही थी। मैंने इसका फायदा उठाया और इसी बात का उदाहरण देते हुए टीम के खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फूलपुर के रास्ते दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने की तैयारी, नीतीश कुमार ने 2024 के लिए कसी कमर। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। विपक्ष भी इस बार पहले से तैयारियों में जुटा हुआ है। ऐसे में नीतीश कुमार के ऊपर सभी की निगाहें टिकी हुई है। दोस्तों यहां यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार प्रयागराज सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, फूलपुर सीट वह क्षेत्र है जहां से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी चुनाव लड़ा है। पंडित नेहरू फूलपुर सीट से चुनाव लड़कर ही 3 बार सांसद चुने गए और देश के प्रधानमंत्री बने। दोस्तों नेहरू के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह भी फूलपुर सीट से सांसद रह चुके हैं। अब दोस्तों हमेशा कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। ऐसे में नीतीश का यह सीट चुनना महज संयोग नहीं है, बल्कि सोची समझी प्लानिंग है। दोस्तों फूलपुर से लड़कर वह विपक्ष को एकजुट करने के साथ ही बीजेपी को घेरने का भी काम करेंगे। माना जा रहा है कि नीतीश यूपी से चुनाव लड़कर बीजेपी के खिलाफ मोर्चेबंदी करने की कोशिश में है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, निर्मला सीतारमण ने बैंकों को धांधली पर लगाम लगाने के लिए बताया ऐसा तरीका, खुशी से झूम उठेगा हर कोई। जी हां दोस्तों, आए दिन लोगों के साथ बैंक से जुड़े फ्रॉड घटनाएं सामने आ जाती है। वहीं अब वित्त मंत्री ने बैंकिंग प्रणाली को और मजबूत करने की बात कही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उनकी प्रणाली एक दूसरे के अनुकूल रहे, ताकि वे ग्राहकों की बेहतर ढंग से सेवा कर सकें। निर्मला सीतारमण ने भारतीय बैंक संघ IBA की 75वीं सालाना बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कई बार ग्राहकों को अलग अलग बैंकों के साथ लेन देन के लिए मजबूर होना पड़ता है। उन्होंने इस तरह की स्थिति को ऐसी कृत्रिम दीवार बताया जिसका निर्माण बैंकों ने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों को धांधली पर लगाम लगाने के लिए नवीनतम इंटरनेट प्रौद्योगिकी और AI में निवेश करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि समय के साथ प्रौद्योगिकी आधारित नियामक निगरानी व्यवस्था लागू करने से बैंकों को काफी हद तक धोखाधड़ी पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
सोने चांदी की कीमतों में गिरावट, जान लीजिए क्या है पूरे हफ्ते का सराफा बाजार। जी हां दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार में सोना चांदी की साप्ताहिक कीमतों में गिरावट आई है। इस कारोबारी हफ्ते में सोने के भाव में 1522 रुपए की भारी गिरावट आई। वहीं चांदी का भाव 793 रुपए गिरा है। दोस्तों, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBGA की वेबसाइट के मुताबिक इस बिजनेस वीक यानी कि 12 से लेकर 16 सितंबर की शुरुआत में 24 कैरेट सोने का रेट 50,863 था, जो शुक्रवार तक घटकर 49,341 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं दोस्तों बात करें चांदी की, तो दोस्तों बीते एक सप्ताह में चांदी की कीमतें 55,937 से घटकर 55,144 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, T20 मैच के बीच खिलाड़ी बदला जा सकेगा, रिप्लेसमेंट प्लेयर बॉलिंग बैटिंग भी कर सकता है। मुश्ताक अली ट्रॉफी से लागू होगा नियम। जी हां दोस्तों, T20 टीमों को अब 4 एक्स्ट्रा प्लेयर्स रखने का ऑप्शन दिया जा सकता है ताकि मैच के दौरान प्लेइंग 11 में बदलाव किया जा सके। दोस्तों, प्लेइंग 11 में बदलाव के बाद लिए जाने वाले खिलाड़ी को इंपैक्ट प्लेयर कहा जाएगा। इसका उपयोग दोनों टीमें मैच के दौरान एक ही बार कर सकेंगी। दोस्तों, BCCI अभी प्रयोग के तौर पर यह नियम 11 अक्टूबर से शुरू हो रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में लागू कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक BCCI ने इस संबंध में सभी स्टेट एसोसिएशन को सर्कुलर भेजा है। दोस्तों, इसके लिए टॉस से पहले टीम को 11 प्लेयर्स के साथ ही 4 इंपैक्ट प्लेयर्स का नाम भी देना होगा। टीमों को इसकी जानकारी फील्ड एम्पायर और फोर्थ एम्पायर को देनी होगी। मैच के दौरान सस्पेंड किए गए खिलाड़ी की जगह इंपैक्ट प्लेयर का उपयोग नहीं हो सकेगा। दोनों पारी के 14वें ओवर से पहले इंपैक्ट खिलाड़ी का उपयोग किया जा सकेगा। वहीं दोस्तों, पुराने नियम की बात करें तो अभी T20 टीमों को प्लेइंग 11 के खिलाड़ियों के साथ ही 12वें खिलाड़ी का नाम भी देना होता है। 12वें खिलाड़ी का उपयोग फील्डिंग के दौरान टीमें करती है, लेकिन 12वां खिलाड़ी न तो बल्लेबाजी और न ही गेंदबाजी और न ही विकेट कीपिंग कर सकता है। अगर दोस्तों यह नया नियम आ जाता है तो 12वां खिलाड़ी सारे काम कर पाएगा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संगीत में कितने सुर होते हैं? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि संगीत में कितने सुर होते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।